गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब यहाँ पर लिखा है इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक वेरिएबल में पढ़ना है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का भी एक ऐसा पॉलिनॉमियल हो सकता है जिसकी डिग्री 2 हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो मतलब क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए एक कंडीशन है कि उस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। बस एक कंडीशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए। इस एग्जांपल में x² + 5x + 7, इसमें कितने टर्म हैं? इसमें 3 टर्म हैं। t1 t2 t3 से हमने 3 टर्म दिखाया है। इनके ऊपर x है, x के ऊपर पावर है। देखिए पहले पर 2 है, दूसरे पर 1 है और तीसरे पर x है। जहाँ पर है नहीं x वहाँ पावर मानेंगे 0। जहाँ पर 2 है और फिर 1 है और 0 है, इनके हम पावर देखेंगे। अब इन सब पावर में आप देखिएगा मैक्सिमम क्या है, आपको लगेगा 2 है। इन सब के पावर में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। इसलिए ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हम बात करते हैं नीचे वाली इक्वेशन की। अब ये इक्वेशन देखिए नंबर 2 पर जो लिखा है ये इक्वेशन। अब इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर x है नहीं तो पावर 0 मानेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1 हुई। डिग्री 1 होने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की एक ही कंडीशन है कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड मेरे पास दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखिए बताइए। अब इस इक्वेशन देखिएगा, एक टर्म है 5x, दूसरा टर्म है 3xy और तीसरा टर्म है 7y। अब जो फर्स्ट टर्म है 5x में पावर कितनी x की? 1। दूसरे वाले में पावर कितनी है? देखिए ध्यान से, x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों मिलाकर हो जाएगी 2। और थर्ड वाले टर्म में जहाँ पर 7y है वहाँ y की पावर 1 है, तो डिग्री इसकी यहाँ पर 1 हो गई। सॉरी, इसकी पावर, इस थर्ड टर्म की जो पावर है 1 हो गई। तीनों को मिला लिया जाए तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा डिग्री 2 होने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली दिखता किस तरह है? इसका जनरल फॉर्म सामने लिखा हुआ है ax² + bx + c। अब इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो a है और x का कोफिशिएंट b है और वो टर्म जो xy से फ्री है वो कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है जहाँ पे a b c कुछ नंबर्स हैं और x एक वेरिएबल है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। फिर हम बात करते हैं ये इक्वेशन मेरे पास 9x² + 14x - 3। अब इस वाले में आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, x का कोफिशिएंट क्या है? 14 है और 3 कांस्टेंट टर्म है। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9, x का कोफिशिएंट 14 और कांस्टेंट टर्म है -3। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये मान लें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये है ax² + bx + c और इसके 2 जीरो मान लें, अल्फ़ा और बीटा। इसके 2 जीरो मान लें, अल्फ़ा और बीटा। अब इनके बीच में हमें पढ़ना है कि क्या रिलेशन क्या होगा या इनमें क्या बदलाव होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए x² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम लोग पहले बात करते हैं, पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस की। तो जीरोस का सम क्या है? पहला -b/a, जहाँ -b क्या है? कोफिशिएंट है किसका? b। किसका कोफिशिएंट है बताइए आप? b किसका है? x का कोफिशिएंट है और a किसका कोफिशिएंट है? वो है x² का। तो इसको ऐसे भी सकते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a, क्योंकि मेरे पास जीरोस क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a होता है, जहाँ c कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट है x² का। और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा × बीटा = c/a। नमस्कार मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई टर्म 0 है या नहीं है। मेरे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ये कि ax² + bx + c, ये मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर कोई अल्फ़ा ऐसा है कि उसको जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ आपने रख दिया और इस px की वैल्यू 0 हो गई, इस अल्फ़ा के लिए
जहाँ जहाँ x है आपने अगर इस जगह पर अल्फ़ा रख दिया और इस px की वैल्यू 0 हो गई तो बोलेंगे अल्फ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, वरना नहीं। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या समझना है कि अगर अल्फ़ा को रखने पर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है अल्फ़ा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 9x + 14, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है अब वहाँ पर -2 रख दें तो क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा p -2, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -2 रखा। उस पर हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या कर दिया, -2 रख दिया। तो हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 9 × -2 + 14, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 - 18 + 14, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की जगह पर -2 रखने पर इस px की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि x = -2 इज़ अ 0 ऑफ पॉइंट नंबर px। कोई डाउट नहीं। हम लोग बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम लोग यहाँ पर बेसिकली दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। दो ही तरह का है। पहला है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग, जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने कर चुके हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में कैसा है, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर x² + 9x + 14। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है और सबसे कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर एक बगल में कंडीशन बना लेंगे, और फिर सबसे आखिरी नंबर मतलब कि कांस्टेंट टर्म की साइन लिखेंगे और उसके बाद का नंबर मतलब x का कोफिशिएंट, और खुद से कंडीशन बनाकर पूछेंगे कि दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर दो 14 आ जाए और प्लस कर दो 9 आ जाए। वो नंबर हमें क्या मिलेंगे, 7 और 2। इस नंबर को हम रिप्लेस करेंगे 9 की जगह पर, तो ये हो जाए x² + 7 + 2 इन ब्रैकेट x इज और + 14। अब x को अंदर इंटू करने के बाद और कांस्टेंट लेने के बाद जैसे यहाँ पर आ जाएगा x² + 7x + 2x हो जाएगा सॉल्व करने पर। अगर आप लोगों को सॉल्व कर रहा होगा कभी तो ये हो जाएगा x² + 7x + 2x + 14। अब क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट लेंगे या कॉमन लेंगे। पहले में हम x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + 7, और दूसरे वाले में हम यहाँ प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 7। अब दो तरफ से हमने x + 7 को बाहर निकाल लिया, बचा मेरे पास x + 2। तो ये है फैक्टराइजेशन का वो तरीका, इसे बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको याद रखना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस माइनस यहाँ दोनों साइन रहेगी √b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसे हमें याद रखना चाहिए, जिसके मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू याद करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता है हम उनमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये तभी अप्लाई होता है जब इस b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन के रूट रियल नहीं है। आशा करते हैं समझ में आता है।